भारतीय संविधान की जो हमारी जर्नी रही सीखने जानने को लेकर के, उसी की एक अगली कड़ी के साथ मैं आई हूँ। ये है हमारा संविधान जो अभी वर्तमान में है, जिस रूप में है, उसमें जो निहित बातें हैं, क्या वो सभी चीज़ें हमें पहले से उन सिस्टम के बारे में हमें पता था, वो तरीका क्या हम पहले से जानते थे, या फिर हमने कुछ आइडिया बाहर से लिया? तो ये हम जानेंगे आज के क्लास में। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमारा जो भारतीय संविधान है, हमें एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जो संविधान भारत के विविध रूप के साथ शासन को सक्षम बना सके, जहाँ पर भेदभाव ना हो, जहाँ पे वो भेदभाव चाहे लैंगिक आधार पे हो, जातिगत आधार पे हो, धार्मिक आधार हो, या फिर दूसरा कोई भी रूप। हम एक ऐसे राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहते थे, एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहते थे जहाँ पर हर व्यक्ति का जो अधिकार है वो उसे प्राप्त हो, और वो कभी भी भारत की जब हवा में वो सांस ले तो उसे बिल्कुल भी ये महसूस ना हो कि उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जा रहा है। और यकीन मानिए, ये काम बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। भारत जैसे विविध राष्ट्र में एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो एकदम से हमारे आबो हवा के साथ फिट बैठे, और ये काम बहुत जिम्मेवारी वाला था, बहुत चुनौती वाला था। और आपको सोच करके, अगर आप सोचे कभी ठंडे दिमाग से, तो आपको ये समझ आता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कितना फ्लेक्सिबल इसे बनाया, और कितना हर बात पर कितनी गहराई से उन्होंने सोचा कि आज का जो मॉडल हमारे पास है शासन का, वो एक कह सकते हैं यूनिक मॉडल है, जहाँ पे भारत आज इतने सालों से अपने देश को हम बेहतर तरीके से चला पा रहे हैं और विविधताओं के साथ चला पा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो संविधान में निहित तत्व हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो क्या हमारे पास पहले से ही सारी चीज़ें थी? तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें तो हमने, चूंकि आप जान रहे हैं अंग्रेजों का शासन यहाँ पे रहा, और उनके दौरान भी कुछ चीज़ें जो है वो समय समय पर डेवलप होती चली गई। तो वो कुछ राजनीतिक पहलू हम वहाँ से जान रहे थे। इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने आंख कान कह सकते खुले रखे, जहां से जिस आइडिया को लगा कि लिया जाना चाहिए और हमारे यहाँ पे सूट करेगा, हमारे आबो हवा के साथ वो मैच करेगा, तो उसको हमने लिया यहाँ पर। लेकिन हमने पूरी तरह से नकल नहीं की, बल्कि उस आइडिया को तो हमने लिया और उन आइडिया को अपने हिसाब से ढाला कि हमारे यहाँ पे क्या सही रहेगा। और बहुत सारी देशों में उस समय पे राजनीतिक सिस्टम अलग अलग तरीके से चल रही थी, कुछ अच्छी। तो हमने जब संविधान को बनाया तो उसमें जो अच्छे आइडियाज थे, जो अच्छा तरीका था, उसको हमने इसमें शामिल किया, और जो जैसा लगा कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है या कुछ परिवर्तन के साथ हमने उसे लागू किया। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है, आप जान ही समझ ही गए होंगे, संविधान के स्रोत। मतलब संविधान में निहित जो बातें हैं, वो संविधान की जो निहित चीजें हैं वो जो है कौन कौन से स्रोत से आई हैं, कौन कौन से देश से हमने वो आइडिया लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल मिला के 8-10 ऐसे देश हैं, कम से कम 6-7 ऐसे इंपॉर्टेंट देश हैं जहाँ से जो आइडिया है वो हमने लिया है। आपको एक और बात बता दूं, आप जानते होंगे ना, भारत शासन अधिनियम, ये नाम आपने सुन रखा होगा। अगर आपने कभी पॉलिटी को पढ़ा है, ऐसे ही रैंडम आपने अगर पढ़ा है, तो आपने सुना होगा एक नाम जो है भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम आई थी 2035 कह रही हूँ, 1935 में। ये अधिनियम आई 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935। और हमारा जो वर्तमान संविधान है उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ का है, भारत शासन सबसे ज्यादा प्रभाव। तो कई बार पेपर में ये सवाल पूछ दिया जाता है कि किसका ज्यादा प्रभाव है,
या कहाँ से ज़्यादा चीज़ें ली गई, तो भारत शासन अधिनियम का नाम आप याद रखेंगे। ये इसी तरह के सवाल होते हैं। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा फैक्चुअल मोड का है और इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये आइडिया हमने किस देश से लिया है, ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो कि भारत के संविधान का अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुख्य स्रोत क्या है, तब आप बताएंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, जानते हैं अलग अलग देशों से हमने क्या चीज़ें, कौन सी आइडियाज़ ली। तो देखते हैं पहला कौन सा देश है, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। ये वो देश है जिसने हमें क्या कहें 200 सालों से ज़्यादा तक हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। लेकिन क्या होता है ना कि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव तो बहुत सारे हमारे पास लंबी सी लिस्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत लंबी सी लिस्ट है। आज हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे। जब वो यहाँ पे रहे तो कुछ कुछ यहाँ की जो, जब हमारा संविधान कंप्लीट बनाया जा रहा था तो हमने क्या किया, कुछ कुछ आइडियाज़ जो हैं जो लगा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, उसको हमने यहाँ से लिया। तो एग्जामिनेशन में पूछता है और उसी दृष्टिकोण से हम बिना कोई भेदभाव किए किसी देश के साथ, उस एंगल से हम इसे जानेंगे कि हमने ब्रिटेन का जो संविधान था हमारा, वहाँ से हमने क्या चीज़ें ली, ब्रिटेन से कौन कौन सी आइडियाज़ हमने ली, अपने संविधान में शामिल किया। सबसे अहम जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ली वो क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली जाने वाली बात जो थी, अब एकल नागरिकता आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट था भारत के लिए होना ये सिस्टम। एकल नागरिकता का मतलब है कि चाहे आप वो झारखंड में रह रहे हों, या आप केरला में रहने वाले केरला राज्य में रहते हैं, या फिर आप किसी भी राजस्थान हो, गुजरात हो, किसी भी राज्य में हैं, तो आपकी जो नागरिकता होती है वो क्या है, वो भारतीय है। हम कहीं भी हों, हमारा कल्चर कुछ भी हो, लेकिन हमारी नागरिकता क्या है, हम क्या है, भारतीय हैं। तो ये आइडिया था ब्रिटेन का सिंगल सिटीजनशिप का, ये हमने अडॉप्ट किया। आप सोच के देखिए, भारत में जितनी विविधता है, हर एक राज्य अपने से एक दूसरे से अलग है, ऐसे में ये कॉन्सेप्ट कितना अहम था भारत के लिए। तो हमने ब्रिटेन से क्या सीखा कि एकल नागरिकता रखते हैं ताकि हमारी जो कह सकते यूनिटी है वो बनी रहे। तो पहली जो चीज़ हमने ली ब्रिटेन से वो थी एकल नागरिकता। दूसरी चीज़ हमने क्या ली, दूसरी चीज़ जो हमने ब्रिटेन से ली है वो है आपका कानून का शासन, विधि का शासन। हालांकि अंग्रेज जब तक यहाँ पे रहे तो उन्होंने विधि के शासन के नेगेटिव रोल को अदा किया। उन्होंने क्या किया कि कानून बना बना करके हमें प्रताड़ित करते रहे। लेकिन आज का जो भारत है उसमें क्या है, विधि का शासन होगा। इसका मतलब है कि किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और वो कानून के दायरे में, विधि के दायरे में ही उन्हें न्याय प्राप्त होगा या उनका जीवन व्यतीत होगा, कोई इससे बड़ा नहीं है। तीसरी जो चीज़ हमने ग्रहण की, तीसरी जो चीज़ है वो अहम है यहाँ भी, राष्ट्रपति के बारे में। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति कैसे है, भारत के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन इनकी प्रधानता जो है वो कैसी है, औपचारिक तौर पे। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझा दूं। औपचारिक प्रधानता, तो सवाल आता होगा, अगर आप समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको मैं बता दूं औपचारिक प्रधानता का मतलब क्या होता है। भारत में भारत में जो भी काम होते, जितने भी आप देख रहे हैं कि कानून बनते, विधि बनते, फाइनल सिग्नेचर किसका होता है, तो उसकी अथॉरिटी जो है वो भारत के राष्ट्रपति जी के पास है। तो कोई भी काम राष्ट्रपति जी के नाम पे होता है, लेकिन क्या असल पावर वो खुद तय करते हैं कि क्या होना है देश में? तो ऐसा नहीं है। ये सिग्नेचर बस इनका होता है, बाकी तो आप जानते हैं कि संसद के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है और कार्यपालिका उसे इम्प्लीमेंट करती है। तो औपचारिक प्रधानता का मतलब क्या होता है कि असल पावर किसी और के पास होना। भारत में असल पावर जो है वो आप देखेंगे कि किसी और के पास है। जैसे
प्रधानमंत्री असल में कहें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है असल में पावर का इस्तेमाल करती है सरकार को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए भारत में। औपचारिक प्रधानता को आप अपने घरेलू एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे शादी का कार्ड आता है पापा के नाम पर कि इनके नाम पर, अगर आपके घर के गार्जियन वो हैं तो उनके नाम पर आता है। लेकिन जो गिफ्ट तय किया जाता है वो मम्मी तय करती है कि कितने बजट का गिफ्ट देना है। तो ये क्या हुआ, और वो गिफ्ट जहाँ जाएगा वो कहलाएगा कि उनके घर से इतने का आया, माने आपके पापा के नाम पे आया कि उन्होंने इतने का गिफ्ट भेजा या इतना पैसा उन्होंने दिया गिफ्ट के तौर पर। तो ये क्या है, असल पावर कितना का बजट होना चाहिए, कितना का गिफ्ट हम देंगे, वो कौन तय कर रहा है, आपकी मम्मी तय कर रही है। तो वो प्रधानमंत्री की भूमिका में है घर पर, और सारे नाम पे कार्ड पे हो या फिर गिफ्ट पे नाम हो वो किनका, पापा का होता है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए औपचारिक तौर पर घर के प्रधान हो गए। यही स्थिति आप राष्ट्र स्तर पे देखेंगे, नाम होता है राष्ट्रपति का लेकिन असल पावर जो होती है वो उसका इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री। जो घर की मम्मी हमारी है वो प्रधानमंत्री की भूमिका में होती है घर पे। तो ये आप तीसरा पॉइंट जानेंगे कि राष्ट्रपति की जो औपचारिक प्रधानता है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। आगे हम चलते हैं, ब्रिटेन से जो चीज हमने ग्रहण की है वो है कानून कैसे बनाया जाए, कानून बनने की प्रक्रिया क्या हो। इस प्रक्रिया को भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। कानून बनने का तौर तरीका क्या हो, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया आपको पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ। विधि निर्माण हमारे यहाँ पर विधायिका के द्वारा किया जाता है, मतलब संसद के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा की भूमिका होती है और साथ ही राष्ट्रपति भी इसका एक पार्ट होते हैं जो सिग्नेचर करते हैं। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये कुछ अहम चीज़ें जो थी वो हमने ब्रिटेन से, ये सारी चीज़ें हमने ग्रहण की हैं। तो एक बार देख लेते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। एकल नागरिकता, विधि का शासन, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। चलिए अब अगले देश की ओर बढ़ते हैं जहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। यूएसए। ब्रिटेन से अगर हम कंपैरिजन करें तो यूएसए को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में आप समझ सकते हैं कुछ हद तक, जो कि लोगों के प्रति या मानव अधिकार के प्रति ज़्यादा सजग कंट्री रहा है। वो हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाने की तुलना में लोगों को ज़्यादा खुशहाली कैसे मिले, ज़्यादा आज़ादी कैसे मिले और उनके साथ ज़्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंसी कैसी रहे न्याय के मामले में, तो इस पर इसका झुकाव इस देश का ज़्यादा रहा है। और यही चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ से हमने ग्रहण की है। ये जो इस देश का स्वभाव है ना, हमने वहाँ से ये चीज़ें ली हैं। तो आप यूएसए में देखेंगे जो सारी चीज़ें हैं, या तो वो ट्रांसपेरेंट चीज़ों के रूप में है, न्याय सही तरीके से मिले उसके बारे में होगा, या लोगों को ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी मिल सके मानवाधिकार के मामले में उस बारे में होगा। ये कोई ट्रिक ट्विस्ट के माध्यम से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्रिक्स देखे हैं, कई ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको उलझन में डाल देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तैयारी का एक मोटो ये होता है कि आप ना बस चीज़ों को जैसा है बस वैसा ही करके पढ़ते चले जाएं। एकदम से कोई शॉर्टकट मैजिक नहीं रहता है। आप कॉन्सेप्ट को भी अगर एक बार समझ लेते हैं, एमसीक्यूज उसके बना लेते हैं, तो आपको वो अच्छे खासे लंबे समय तक याद रहता है। आप हर एक टॉपिक पर, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप ट्रिक बनाएंगे तो इतना उलझ जाएंगे कि शायद तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज़ के लिए ट्रिक मत इस्तेमाल कीजिए, बस जान लीजिए कि उसके पीछे का थीम क्या था, स्टोरी क्या थी, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो चले हम लोग देखते हैं कि अमेरिका से हमने क्या लिया। आपको बताया ना मैंने कि ये नागरिक अधिकार की बात करता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो देखेंगे हम, यहाँ पे आता है आपका मौलिक अधिकार। और ये जो इतना इम्पोर्टेंट बात है ये, कि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे किसी भी स्तर का एग्जाम हो। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो है आप याद रखेंगे, हमने अमेरिका से लिया है। और फंडामेंटल राइट क्या है, नागरिकों को
ये भारत में 6 तरह के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे बोलने का, अपने व्यवसाय चुनने का, अपने धर्म की सुरक्षा का, हमारे साथ समानता का व्यवहार हो, इन चीज़ों को मौलिक अधिकार में शामिल है। तो ये अधिकार जो है वो हमें मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। ये हमने आइडिया अमेरिका से लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। क्या लिया है हमने? हमने कहा ना कि इसका झुकाव जो है वो नागरिकों की ओर है। तो ये है आपकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है, आपको पता है राजतंत्र के टाइम पर क्या था कहानी, कि राजा ही होते थे। अगर राजा ने कुछ अपराध कर लिया तो वो खुद पर सजा, क्योंकि वो ही न्याय करते थे। बहुत सारे आप राजतंत्र के एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे राजा खुद न्याय करते थे, और उन्हीं के अंडर विधायिका भी थी, कार्यपालिका भी थी और न्यायपालिका। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर सरकार या राजा कह सकते हैं या सबसे बड़े संवैधानिक पद पर भी कोई है और उन्होंने अपराध किया है, तब भी उनके साथ उन पर केस चलते हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है बहुत सारे मामलों में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया, मान ले कोई आपराधिक मामला या कुछ कोई मामला चला गया, तो वहां पे वो न्याय करेगा, वो निष्पक्ष होकर के न्याय करेगा सबूत के आधार पे। तो ये कब पॉसिबल है? जब न्यायपालिका की शक्तियां कैसी हों, राजा के अंडर ना हो, मतलब बड़े पदों पर ना हो, बल्कि वो एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में काम करे। तो हमारे यहाँ पे क्या रखा गया, ये आइडिया हमने लिया कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होगी। ये जो आइडिया था बहुत ही अच्छा आइडिया है ये डेमोक्रेसी के लिए। तो ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। ये आप याद रखेंगे, ये सारी जो भी यूएसए से लिया गया वो अच्छी चीजें थी और ये आपको याद रखना चाहिए। न्यायपालिका से ही रिलेटेड आपको एक चीज समझ लेना होगा। एक और आइडिया है जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास, भारत में अभी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही एक पावर है जिसमें विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं और अगर उसकी वो क्या कर सकती है, पुनरावलोकन मतलब दोबारा उसकी देख सकती है, उसे देखेंगी और लगेगा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक जो उपबंध है उनका उल्लंघन किया गया प्रावधानों का, तब सुप्रीम कोर्ट उस किसी भी विधि को, उस विधि को क्या कर सकती है? शून्य कर सकती है। यही है। क्या आपको लगता है कि राजाओं के टाइम पे ऐसा हो सकता था? राजा आप देखें कैसा कैसा सजा वो लोग रखते थे। अगर हो सकता है कि राजा कह दे कि कल से ऐसे रहना है और कोई जो है उसके विरुद्ध चला जाए तो उसे सजा होती थी। आज क्या है, अगर किसी नागरिक के ऐसा कोई कानून बन जाए जो नागरिकों के हितों में नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन कर रही है, प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उसकी जांच कर सकती है और जांच करके उस कानून को रद्द कर सकती है, शून्य कर सकती है। ये ही पावर कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो आप जानते हैं लोकतंत्र में न्यायिक पुनरावलोकन भी बेहद अहम चीज है। तो ये हमने अमेरिका से लिया, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और एक चीज जो हमने ली, आपको पता होगा भारत में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आप जानते हैं ये है राष्ट्रपति का पद। संवैधानिक पद की बात करें तो राष्ट्रपति है भारत का प्रथम नागरिक। तो उसे उनके पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। उनको हटाने के लिए एक स्पेशल प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए एक स्पेशल टर्म है, ये कहलाता है महाभियोग। तो ये महाभियोग का जो आइडिया हमने लिया है ये भी लिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग
राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया को, जिस तरीके को हम अपनाते हैं, मतलब जो प्रावधान है वो महाभियोग का है। तो ये महाभियोग भी हमने कहाँ पे लिया है, कहाँ से लिया है, तो ये अमेरिका से लिया है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम देख लेंगे। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति कभी नहीं है तो वो उतना बड़ा संवैधानिक पद तो खाली रह जाएगा। तो ज़रूरी है ना कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति वहाँ नहीं है तो कोई व्यक्ति हो जो उसकी जगह पे काम करे, एक कह सकते हैं बैकअप सपोर्ट के रूप में। तो ये ताकि बड़ा संवैधानिक पद एकदम से खाली ना हो, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका अहम है। तो इसीलिए एक पद सृजित हुआ है, पद का प्रावधान है जो कि उपराष्ट्रपति। तो इनका पद जो है, ये आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद ये भी हमने लिया है अमेरिका से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, देखिए आप ये याद रखेंगे कि अमेरिका से रिलेटेड जो भी चीज़ें ली गई हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो आप नागरिकों के अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर उपराष्ट्रपति का पद। ये सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उम्मीद करती हूँ आप इसे याद करेंगे और याद रहना भी चाहिए आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से ज़्यादा झुकाव होता है, इन बातों को पूछा जाता है और ये ज़रूरी मुद्दे हैं। तो आप याद रख लें कि अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और इनके पद को, उपराष्ट्रपति के पद को लिए। तीसरे देश की ओर बढ़े, तीसरा है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, हमारा देश कैसा है, संघीय स्वरूप। हमारे यहाँ पे शासन का जो मॉडल है वो संघीय मॉडल है, संघीय स्वरूप है। तो ये जो संघीय स्वरूप है ये हमने कनाडा से लिया है, शासन का संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप का मतलब होता है, शासन का संघीय स्वरूप लिया, इसका मतलब क्या है ना कि शक्ति का विभाजन है यहाँ पे। केंद्र के पास शक्तियाँ हैं और राज्यों के पास भी अपनी शक्ति है। तो केंद्र और राज्य के बीच क्या है, शक्ति का विभाजन किया गया। ये संघीय मॉडल है, दोनों शासन कर रहे हैं। लेकिन कनाडा से हमने ये मॉडल क्यों लिया, क्योंकि कनाडा के मॉडल में हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मामलों में, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं आप जानते हैं, आपातकाल का मामला हो या दूसरे कई सारे एंगल ऐसे हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में ज़्यादा पावर किसके पास है, तो ज़्यादा पावर हमारे यहाँ पे विभाजन तो शक्ति का किया गया है, जैसे सेंटर को भी पावर है और स्टेट को भी, लेकिन ये बराबरी का नहीं है। बटाई जो किया गया, बांटा गया, ये पावर बराबर नहीं बांटा गया है। ये जो पल रहा है वो किसके ओर झुका हुआ है, केंद्र की ओर। केंद्र को ज़्यादा पावर है कुछ मामलों में, और ये क्यों ज़रूरी था। अगर हमारा इसके पीछे का थॉट ये रहा कि भारत, आप जानते हैं कितना उथम मचने के बाद भारत जो है स्वतंत्र भारत की नींव पड़ी, कह सकते हैं जिस तरह के हैं हमारे यहाँ पे, इतने उलझनों के बाद भारत जो है स्वतंत्र हुआ। और उसमें आप क्या चीज़ देखेंगे कि विविधता भी बहुत सारी और फूट के कारण भी बहुत सारे हैं, फूट का, डिस्टरबेंस के बहुत सारे कारक रहे। अब ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हमने ये माना कि अगर देश पे कोई आपत्ति आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो क्या ज़रूरी है कि सेंटर बहुत स्ट्रांग हो, और वो जब सेंट्रलाइज्ड होकर के उस समय जो ज़रूरी हो पूरे देश के लिए, उस तरह के निर्णय लेने में सक्षम हो। जब भी कोई देश पे बाहरी मुसीबत हो या आंतरिक कोई उपद्रव हो जाए, कोई मुसीबत, सेंटर के पास ज़्यादा पावर का मतलब है सभी के हित में। सेंटर क्या करे, सभी के हित में सोच रहा है ना, तो वो सभी के हित में वो डिसीजंस ले सके इक्वल, अकेले होके। अगर आप वो आपने एक बचपन में एक स्टोरी चलती थी, जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं ना, पतली पतली लकड़ी कि सिंगल सिंगल तोड़ो तो वो टूट जाती हैं, जब 4-5 को मिला के तोड़े तो नहीं टूटती है। तो यही इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी था कि सेंटर हमारा मजबूत हो, तो वही सेंटर का काम है। तो सेंटर, तो हमने जो ये मॉडल तो ले लिया कनाडा से, संघीय स्वरूप, शक्ति बांटा, लेकिन ये मॉडल क्या किसकी तरफ झुका हुआ है, किसके साथ है झुका, कनाडा मॉडल इसलिए हमने लिया, संघीय स्वरूप लिया, और ज़्यादा पावर किसको है, शक्तिशाली केंद्र। शक्तिशाली केंद्र, हमारे यहाँ पे केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है
और यही मॉडल कनाडा का था और इसी संघीय मॉडल को हमने अपनाया। नेक्स्ट जो हमने यहाँ से लिया, कनाडा से हमने ले लिया शक्तिशाली केंद्र, और दूसरा एक चीज हमने लिया, ये भी सेंटर को ही मजबूत बनाने वाला पावर था, अवशिष्ट शक्तियां। इसका मतलब क्या है, अवशिष्ट शक्तियां? देखिए हमारे यहाँ पे जो पावर को डिवाइड किया गया है, पावर को डिवाइड किया गया है केंद्र के बीच, और ये केंद्र सूची के विषय में है, जहां पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा राज्य लिस्ट है जिसमें राज्य सरकारें, और एक है समवर्ती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस तरह से शक्ति को डिवाइड किया गया है। लेकिन एक ऐसा भी चैप्टर रखा गया, मतलब एक ऐसा भी हिस्सा है जो ऐसे टॉपिक जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, कोई ऐसा मामला जैसे अभी जैसे साइबर अपराध हो गया है, अभी अभी इसे किस लिस्ट में डाला जाए पता नहीं, अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें क्या है वो इस लिस्ट में डाली जाती हैं अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। और ये अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है भारत में? ऑब्वियस है, केंद्र सरकार को, सेंटर को प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है। तो ये दोनों ही चीजें हमने कहाँ से ली? ये दोनों ही कनाडा से ली है। तो कनाडा से हमने लिया है संघीय मॉडल जो कि सेंटर को स्ट्रांग बनाता है, केंद्र को, कनाडा केंद्र को स्ट्रांग कर रहा है, और दूसरा अवशिष्ट शक्तियां, ऐसे जो किसी भी लिस्ट में नहीं, वो अवशिष्ट शक्तियों में है। आगे हम बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका, अगला देश जो है वो दक्षिण अफ्रीका है, और इसका एक ही टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही चीज याद रखे, बहुत जरूरी है। हमारा संविधान आपको पता है कब बन गया था? तो 26 नवंबर क्या था 1949 को ये अंगीकृत अपना लिया गया था, लागू किया 50 में, 49 में बन गया था ये। तो उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में परिवर्तन होना है, बहुत परिवर्तन हो चुका है। आज देख ले आप समाज को, चीजों को देखे, बहुत चीजें बदल चुकी हैं। तो ये चीज हमें पता था, उस समय पे संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। चेंजेस नहीं किए जाएंगे तो वो चीज क्या हो जाती है, बोला जाता है ना कि हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रगतिशील। जैसे बचपन में हम बहुत जिद्दी होते हैं कि खिलौना चाहिए तो हम रोना शुरू करते हैं, यही जब आप 25 साल के हो जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, और उस टाइम भी आप ऐसे ही पैर पटक के जिद करेंगे ना, तो आपको 2 थप्पड़ और लगाया जाएगा। क्यों? वो जिद उस समय नहीं, आपको बदलना पड़ता है समय के साथ। और ये चीज आइडिया था संविधान निर्माताओं को कि अगर कुछ ऐसे मुद्दे खड़े हो जाए या कुछ ऐसे बदलाव आ जाए समाज में, तो संविधान में कुछ बढ़ाना या घटाना पड़े, कुछ चीजों को जोड़नी पड़ सकती है, और उस समय जो चीजें लाई गई थी उसे कुछ चीज को हटाना पड़ सकता है। तो ये कैसे हो सकता था? तो ये हम क्या कहते हैं, संविधान में संशोधन करके हम कर सकते थे, संसद कर सकती है भारत में। तो संशोधन जो है वो हमने लिया, तो आइडिया लिया कि कुछ बदलाव किया जा सकता है, संविधान संशोधन। ये जो हमने आइडिया लिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया कि कुछ भी अगर संविधान में जोड़ा जा सकता है नई चीजों को, या कुछ ऐसी लगे कि अब वो हमारे यहाँ पे मतलब सुटेबल नहीं है परिस्थिति के अनुसार, तब उसे हटाया जा सकता है। तो ये कहलाता है संशोधन। संविधान में कुछ बदलाव कह सकते हैं इसे, कोई बदलाव करना हो संविधान में, तो ये बदलाव का आइडिया संविधान संशोधन हमने लिया दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान में इसका आर्टिकल आप जान लीजिए, आर्टिकल है हमारे संविधान में 368, जिसके अंतर्गत संविधान में कोई भी बदलाव किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम अगले देश की तरफ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या चीजें ली? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया जो आपको लिस्ट बताया था ना, केंद्र है, राज्य है और समवर्ती। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है कि केंद्र सरकार, मान लीजिए एजुकेशन, इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, साथ ही राज्य सरकार के पास भी पावर होते हैं कि वो एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भारत में
कानून बना सकती हैं। तो ऐसे मुद्दे या ऐसी चीज़ें जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची के विषय होते हैं। और ये आइडिया जो है समवर्ती सूची होनी चाहिए, ऐसा आइडिया हमने लिया है कहाँ से? ये आइडिया हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, तो आप ये याद रखेंगे। अगले देश की तरफ बढ़ते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड से जो पूछा जाने वाला सवाल है, बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है आयरलैंड से कि यहाँ से क्या लिया गया है, तो वो आप जानेंगे। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसे शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है इसे। और ये संविधान के भाग 4 में है, हमारे यहाँ पे भाग 4 में है। ये है क्या नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व, निर्देशन का मतलब पता है आपको, डायरेक्शन देना, दिशा देना। तो ये सरकार को दिशा देती है कि जब नीति का निर्माण करे तो किन किन बातों का ख्याल रखें। तो यही है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में है संविधान के। और ये आइडिया हमने लिया है आयरलैंड से, और ये सवाल बार बार पेपर में पूछे लिए जाते हैं आयरलैंड से। अब हम जानेंगे सोवियत संघ से हमने क्या लिया है। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? सोवियत संघ, आपको पता है कि जो है सोवियत संघ बहुत सरकार को महत्व देता है, सरकार के पावर को, मतलब वो कह सकते हैं सरकारी प्रभुत्व, राजतंत्र भले ही नहीं है लेकिन राजतंत्र जैसा उसका व्यवहार है। उस देश का नेचर उस तरह का है कि पूरा, मतलब वहाँ पे राजतंत्र का रूप सरकार ने ले लिया है कि मुट्ठी में नागरिकों को रखना जैसी चीजें हैं कुछ हद तक वहाँ पे। तो सोवियत संघ से हमने जो चीज ली है वो है नागरिकों के कर्तव्य। ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आज के समय में नागरिकों, भारत में ऐसा महसूस किया गया कि नागरिकों को भी उनके कर्तव्य पता होने चाहिए। कुछ कर्तव्य जैसे हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, जो है देश में भाईचारा, बंधुत्व रखना, ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक से, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे लादा गया है उन चीज़ों को, लेकिन हाँ एक आभास कराने के लिए कि देश के नागरिक होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेवारी, देश के प्रति लगाव प्रदर्शित होना चाहिए, वो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए आपके अपने राष्ट्र के प्रति। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है ये नागरिकों के कर्तव्य है, जो हमने आइडिया लिया सोवियत संघ से। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक राष्ट्र छूट रहा है, उसका नाम मैं लिख लेती हूँ, जर्मनी। जर्मनी से जो हमने चीज ली है वो, भारत में आपको पता होगा आपातकाल का भी प्रावधान रखा गया है संविधान में, तो हमने जर्मनी से लिया है आपातकाल। आपातकाल भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 3 तरह के आपात हैं, 352, 356 और 360। 3 तरह के आपातकालीन स्थिति की बात की गई है। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात की बात करता है। 356 बात करता है, जिसे हम फेमस नाम इसका है राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों में लगाए जाते हैं। हालांकि इसका नाम अगर टेक्निकल देखें तो संवैधानिक तंत्र का विफल होना इसे कहा जाता है। और तीसरी जो आपातकालीन स्थिति हो सकती है, जो हमारे पास सबसे कह सकते हैं कि हमारे लिए हमेशा ये आपातकाल बना रहता है, ये जो आपका रिचार्ज खत्म हो जाए तो आप क्या करते हैं, दोस्तों से मांगते हैं ना फोन पे पैसा, वो क्या इमरजेंसी, तो ये है आपका वित्त इमरजेंसी, वित्त आपात, फाइनेंशियल। ये देश के लिए भी, हालांकि देश में ये नौबत नहीं आई, हमारे लिए तो हर महीने आ जाती है,
हर महीने 2 महीने में वित्तीय आपात आ जाता है, लेकिन राष्ट्र में हमारे एक बार भी वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है। तो ये कुछ आपातकाल ये कुछ आपको एग्ज़ाम्पल बता दिया मैंने कि ये जो चीज़ 3 तरह के आपातकाल हैं हमारे यहाँ पे। अब देखते हैं आपातकाल हमने जर्मनी से लिया। तो ये कुछ उन बातों को मैंने डिस्कस किया जो कि पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज़ रहे हैं इन देशों से, और भी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन मैंने मुख्य उन पर फ़ोकस करा जो कि बार-बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, लगे रहें अपने लक्ष्य की ओर। थैंक यू।